आज की क्लास कास्ट एंड पॉलिटिक्स ये टॉपिक होगा। अगर पॉलिटिक्स नहीं दिया गया होगा तो कास्ट एंड डेमोक्रेसी दिया हुआ होगा। कास्ट एंड डेमोक्रेसी, जाति और लोकतंत्र। जाति और लोकतंत्र, ठीक है। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, लंबा मतलब चीज़ों को समझना पड़ेगा, फिर आप समझा सकते हो उसे, है ना। तो पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद अपना निबंध को हम फोकस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले प्रस्तावना, प्रियम्बल लिखिए। उसके बाद इन शब्दों को समझेंगे कि लोकतंत्र क्या है, राजनीति और जाति क्या है ना। उसके बाद दोनों का आपस में क्या रिलेशन है और कैसे बना है ये दिखाना है। ठीक है, फिर इसके उदाहरण देने हैं हमें कि दोनों एक दूसरे को कैसे मदद करते हैं, जाति और राजनीति, या लोकतंत्र और जाति। इसके कंसिक्वेंसेस यानी परिणाम भी देखने हमें। और अंत में इसको हम कंक्लूड करेंगे, यानी इसका कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन होगी जिसमें ब्लैक में दिखाई दे रहा होगा आपको। और ये आपकी प्रस्तावना बन सकती है। जैसा मैंने कहा कि टॉपिक थोड़ा सा उलझा हुआ है, तो आप इससे शुरुआत कर लें। ये लाइन लिखने के बाद अगर आप चाहें तो जो हम कविता लिखते हैं उस कविता की शुरुआत कर सकते हैं। दो तीन लाइनें आप उन्हें नोट कर लें, है ना। पहला है, लाइन है, जातियों के नाम पर जातियों के नाम पर विभाजन के सिलसिले जातियों के नाम पर विभाजन के सिलसिले चले चले यह कुछ लोगों के काफिले चले यह कुछ लोगों के सत्ता के काफिले, सत्ता या शक्ति के काफिले, पत्थरों को हाथ में उठाए
पत्थरों को हाथ में उठाए युवा युवा कह रहा है पीढ़ियों की दास्तान, पीढ़ियों की दास्तान। ठीक, तो दूसरी प्रस्तावना ये बनेगी आपकी। तीसरी प्रस्तावना आप इस लाइन से ले सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद या कई अनुच्छेद जाति के आधार पर, इन दोनों को हटा देंगे यहां से, के आधार पर भेदभाव का विरोध करते हैं। ये तीसरी प्रस्तावना होगी। लेकिन कोई भी अनुच्छेद जाति के प्रयोग को नहीं रोकता, कोई भी अनुच्छेद जाति के प्रयोग को नहीं रोकता। ठीक है, एक प्रस्तावना आप और लिख सकते हैं। ऐसी प्रस्तावना को आगे बढ़ाएं, तीसरी वाली को नहीं रोकते हैं तो राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र में जिस तरह से जाति का प्रयोग किया है, उस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या किया है, दलों द्वारा जातिगत सम्मेलनों पर एक रोक लगाने का फैसला किया था। ठीक है, ये तीन प्रस्तावना आपके पास है। ठीक है, हाईकोर्ट का जो निर्णय है वो इस समस्या को बिल्कुल ठीक ढंग से दिखाता है कि जाति और राजनीति में किस तरह का संबंध रहा है ना। तो हाईकोर्ट ये मानता है कि जाति और राजनीति के संबंध या लोकतंत्र के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको कम से कम प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा, चौथी प्रस्तावना यहां से बनेगी। जहां एक और दुनिया और भारत अंतरिक्ष चांद पर पहुंच रहे हैं, वही भारत की पॉलिटिकल पार्टीज अपना आशियाना जातियों में देख रहे हैं, अपना आशियाना जातियों में देख रहे हैं। ठीक है, जो चाहे सो शुरुआत कर लें। आपके पास 4-5 ऑप्शन, 3-4 ऑप्शन आपके सामने हो गए। अगर आप मुझसे कहेंगे सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है, तो सबसे बेहतर ऑप्शन जो सबसे पहले हमने लिखा था वही मानेंगे हम लोग। ये ऑप्शन सबसे बेहतर, ये वाला। इससे आपकी चिंतन की क्षमता भी दिखेगी, जो कि निबंध की विशेषता भी है कि आप लोगों से
एक सटीक और तार्किक चिंतन किया जाए तो वो यहाँ दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, उसका रीजन ये है क्योंकि हेलो एक और सर। हम, हाँ आशीष, सर वो पहला वाला जो प्रस्तावना थी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया, आप बता देंगे कि थोड़ा सा हिंट? पहली वाली प्रस्तावना यही है, जी पहले वाली। यही जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। ओके सर। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी प्रस्तावना इसलिए है क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। आधुनिक राजनीतिक संस्था यानी भारत की आजादी के बाद का लोकतंत्र दिख रहा है इसमें, है ना। और आपने देखा ये भारत का पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन था, जिसमें हमने पश्चिमी ढंग की राजनीतिक संस्थाएं प्रयोग की हैं। तो संसद इसका उदाहरण है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के संविधान पर किसका प्रभाव है, ब्रिटेन का प्रभाव सबसे ज्यादा है ना। और उसमें हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है। तो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो हमारी जो संस्थाएं राजनीतिक या लोकतांत्रिक वो पश्चिमी ढंग की हैं, लेकिन हम तो ठेठ भारतीय हैं। तो उससे इन संस्थाओं का यानी संसद और विधानसभाओं का कैसे पारंपरिक संस्था के साथ, और पारंपरिक संस्था कौन है, जाति है। तो इस तरह से आप दोनों के संबंध को दिखा सकते हैं। सबसे बेहतर शुरुआत ये होगी, है ना। ठीक है, तो ये आपकी कुछ प्रस्तावना है जिनमें से आप लोग यूज कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं होता कि एक प्रस्तावना यूज कर ली तो बाकियों का यूज नहीं हो सकता। बाकी लाइन का यूज आप आगे कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, है ना। ठीक है, तो अब हम दोनों के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों आखिर चीज क्या है। तो लोकतंत्र के बारे में तो आपको बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है ना। लोकतंत्र जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन आपको देनी है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमारी चर्चा कुछ देर चलने वाली है। लोकतंत्र क्या होता है और जाति क्या होती है। तो लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, डेमोक्रेसी एक शासन व्यवस्था है। तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का हिंदी पर्यायवाची है डेमो और क्रेसी। डेमो शब्द डिमोस से बना है, डिमोस, DEMOS। और डिमोस का अर्थ जनता होता है और तंत्र का, क्रेसी का अर्थ तंत्र होता है। तो जनता का तंत्र है, जिसकी सबसे लोकप्रिय परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी, वो आपको पता है। शासन का एक तरीका जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ठीक है, ये तो हुआ डेमोक्रेसी। इसके बाद आपको कास्ट का बारे में थोड़ा सा बताना। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कास्ट, लेकिन आपको कास्ट के बारे में बहुत संक्षेप चर्चा करनी है वहां पर। ठीक है, कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टस से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है नस्ल। जिसका अर्थ होता है नस्ल। ठीक है, और जो जाति शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना, ज प्लस इति। ज प्लस इति, जिसमें जा का अर्थ है जन्म, जन्म, और इति का मतलब हो चुका। अर्थात जाति जन्म आधारित व्यवस्था है। अर्थात जाति जन्म आधारित व्यवस्था है, जो व्यक्ति की हैसियत, परिस्थिति, स्टेटस, व्यवसाय इत्यादि को समाज में निश्चित करती है। यह एक सामाजिक घटना है
ये एक सामाजिक सोशल फिनोमिना है, यह एक सामाजिक घटना है। ठीक है, तो जिसका जन्म वर्ण व्यवस्था के जन्म आधारित होने की वजह से हुआ था। जब वर्ण क्या हुए थे वैदिक काल में, जब वर्ण जन्म आधारित होने लगे थे, तब जाति का जन्म हुआ है। ठीक है, तो वर्ण से ही इसका विकास हुआ है। ठीक है, ये समाज को विभिन्न स्तरों में बांट देती है। ये समाज को, भारतीय समाज को विभिन्न स्तरों में बांटती है, जिसमें सर्वोच्च स्तर पर परंपरागत रूप से ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र को स्थान मिला है। ये सब परंपरागत रूप से दिखाना है। ठीक है, अगला, इसमें बदलाव संभव नहीं है। एक व्यक्ति का जन्म अगर ब्राह्मण कुल में हुआ या शूद्र कुल में हुआ, ताउम्र वो अपनी हैसियत को, ये पहचान को नहीं बदल सकता था। तो ये अपरिवर्तनशील थी और अगतिशील। इसमें सामाजिक गतिशीलता का अभाव दिखाई देता है। सामाजिक गतिशीलता समझ रहे होंगे आप लोग। सामाजिक गतिशीलता कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का अभाव और जाने की प्रक्रिया। जैसे आज आप अगर वर्ग को आधार बना लो, तो वर्ग को आधार बनाकर आप क्या कर सकते हैं, लोअर क्लास का आदमी प्रगति करके अपने आप को हायर क्लास में डाल सकता है, जैसे आप लोग अभी कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप एआरओ का एग्जाम क्वालिफाई करने के मूड में हो, तो इसका मतलब आप अपनी वर्ग हैसियत बढ़ाना चाहते हो, वर्तमान से संतुष्ट नहीं हो। सिलेक्शन होने पर अपना परिवर्तन आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन जाति में संभव नहीं था। ब्राह्मण कितना भी खराब हो, ब्राह्मण ही रहना था। शूद्र कितना भी खराब हो, शूद्र ही रहना था। बदलाव संभव नहीं था। ठीक है, तो ये सब इसलिए कहा, इतनी रूढ़ इसलिए रही, रूढ़ यानी कट्टर रही जाति व्यवस्था, अपरिवर्तनशील रही, क्योंकि इसमें धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। क्योंकि ये सब धार्मिक रूप से लागू किया गया, सामाजिक व्यवस्था को धर्म के प्रभाव से लागू किया गया, धर्म के आधार पर लागू किया गया, इसलिए ये प्रभावशाली बनी रही। ठीक है, चलिए अब दोनों में संबंध देखते हैं। अगर लोकतंत्र चुना हुआ शासन है, यहां से आपको लिखने की शुरुआत करनी थी, चुना गया शासन है, तो जाति थोपा गया हुआ है ना। यानी जाति में आदमी की इच्छा नहीं चलती, जहां जन्म हो गया वही उसका जाति बन गई। ठीक है, इस रूप में दोनों सैद्धांतिक रूप से विरोधी हैं। यानी जहां जाति होगी वहां लोकतंत्र नहीं हो सकता, और जहां लोकतंत्र है वहां जाति नहीं हो सकती। सैद्धांतिक विरोध दिख रहा है हमें। ठीक है, तो आपका टॉपिक था जाति और लोकतंत्र, यानी सैद्धांतिक रूप से ये व्यवस्था एक दूसरे के विरोधी है। क्योंकि जाति में उदारवाद दिखता है, ठीक है, समानता और स्वतंत्रता दिखती है, समानता स्वतंत्रता, लेकिन जाति में ना तो समानता है, ना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। यानी इस नाते भी एक दूसरे के क्या हुए, ये विरोधी हो गए। सैद्धांतिक रूप से विरोधी है, तो संबंध कैसा बनना चाहिए, कोई संबंध नहीं बनना चाहिए। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं, ये सिद्धांत तो ठीक है, लेकिन व्यवहार में ऐसा दिखाई नहीं देता। जाति और राजनीति दोनों ने, या जाति और लोकतंत्र दोनों ने एक दूसरे का सहारा लिया है अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, भारतीय समाज में स्थापित करने के लिए, बनाए रखने के लिए। जाति पुरानी है हमारे यहाँ, तो लोकतंत्र उतना ही पुराना है। वर्तमान लोकतंत्र तो नहीं, लेकिन परंपरागत लोकतंत्र, क्योंकि वैदिक पीरियड में भी क्या दिखता था, विदत, सभा और समिति दिखते थे। विदत, सभा, समिति, पंचायत व्यवस्था। तो
भारत के लिए दोनों ही संस्कार कैसे हैं, या दोनों ही अवधारणाएं ओल्ड अवधारणाएं हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से जाति ज्यादा प्रभावशाली रही, लेकिन इसमें जाति ज्यादा प्रभावशाली रही। इस बात को आप आगे लिखेंगे इस पैराग्राफ में जो आपके सामने है। अभी आप इतना लिखें कि भारतीय जनतंत्र ये एक सामाजिक चिंतक हैं, उनका आर्टिकल मैंने यूज किया आप लोगों के लिए, और अच्छा आर्टिकल है, और इसी में हम अपना हिसाब से भी प्रयोग करते जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है, बद्री जी ने, बद्री का आर्टिकल है, कि भारत में क्या रहा है, जाति भाव बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मैंने जैसा अभी कहा कि भारत में डेमोक्रेसी भी रही और जाति भाव भी रहा, लेकिन जाति भाव ज्यादा प्रभावशाली दिखाई देता है। इस जातीय भाव ने, आप देखेंगे, समाज में क्या पैदा किया है, असमानता और विभेद पैदा किया है। आप जाति को बेहतर ढंग से जानते हैं। लेकिन सैद्धांतिक विरोधी होने के बावजूद, जैसा मैंने कहा अभी, कि भारतीय जनतंत्र, विशेषकर चुनावी जनतंत्र का ये प्राण तत्व होकर उभरा है। बहुत अच्छी लाइन है, आप जरूर यूज करें। प्राण तत्व कहा है उन्होंने इसे, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारत की राजनीति में, लोकतंत्र में आज बिना जाति के कुछ भी होना संभव नहीं है, या भारतीय राजनीति और लोकतंत्र जाति के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में जब हम देश के लिए लोग हमारे लड़े तो ऐसा लगा कि जाति पीछे छूट गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। जाति का प्रभाव आदिकाल से लेकर वर्तमान तक हमेशा से बना रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन में भी ये चीज हमें दिखाई देती रही, और आज तक भारत का प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले अपनी जाति को देखता है किसी भी चीज के संदर्भ में, फिर समाज और राष्ट्र को ध्यान देता है ना। आज आप साफ साफ लिख सकते हैं कि आज भारत का व्यक्ति अपनी सबसे पहली पहचान क्या क्या बताने की कोशिश करता है। आप देखें, इसमें सपोज करिए कि ये आप हैं, है ना, ये आप लोग, आप में से या मुझ में से कोई एक है। इसको अगर अपनी पहचान बतानी हो, बनानी हो, तो सबसे पहले क्या बताएगा ये, कि वो किस धर्म का है ना। उसके बाद अगला परिचय वो यही देगा कि वो किस जाति का है, फिर बताएगा कि वो किस क्षेत्र का है, फिर वो बताएगा कि वो किस प्रदेश का है। प्रदेश में भी उसने गढ़वालों कुमाऊं में अपने आप को बांट के रखेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, है ना। यानी ये जो हम आपको चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा का सीधा अर्थ ये है कि भारत का अधिकांश या आम आदमी अपने आप को सबसे पहले इन पहचानों से जोड़ता है जो आपके सामने सर्कल के रूप में रखी गई है। ये सर्कल विभिन्न पहचान है हमारी, इनके बिना हम अपने आप को अधूरा मानते हैं। ठीक है, फिर हम अपने आप को साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन काउंट करते हैं, एक सर्कल और बना लेते हैं। ठीक, फिर हम अपने आप को तब जाकर कहते हैं कि हम भारतीय हैं। और ये भारतीय भी कब दिखता है, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो, कारगिल वॉर हो रहा हो, चाइना के खिलाफ हमें टीवी तोड़नी हो, या चाइना प्रोडक्ट को विरोध करना हो, तब हमारा भारतीय व्यक्ति जागता है। साल में 2 साल में एक बार मुश्किल से, बाकी साल में वो क्या दिखता है, ये सब दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बात आप, यही बात कहा जा रहा था यहाँ पर, कि ये बात यही सबसे पहले कही कि व्यक्ति सबसे पहले अपनी जाति बताता है, फिर वो किस समाज में रहता है, स्थान पर रहता है ये बताता है, क्या धर्म ये बताता है, और जब इन सब से मुक्त हो जाता है या इन सब के बाद जब मौका मिलता है तब वो बताता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। ठीक है,
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत के लोकतंत्र में, समाज में जाति भाव केंद्र है, प्राण तत्व रहा है, आज भी है। ठीक है, ये भारत में जाति व्यवस्था का प्रभाव दिखाई देता है हमें। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या दिखाना है कि आखिर इस सैद्धांतिक विरोध के बावजूद जाति और राजनीति एक दूसरे के पास पास कैसे आ जाते हैं। तो आप लिखेंगे कि दोनों सैद्धांतिक विरोधी हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के पास पास खड़े रहते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? तो आप इस प्रश्न का जवाब इस पैराग्राफ से या इस स्लाइड से दे सकते हैं कि भारत की राजनीति में और लोकतंत्र में इतना गहरा संबंध क्यों है। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए एक चार्ट बनाया गया है, लेकिन आप इसे अपने पैराग्राफ के रूप में रखेंगे वहां पर, है। और बहुत अच्छे से मेहनत करें इस वाले पार्ट पर, क्योंकि मैंने जैसा शुरुआत में कहा टॉपिक थोड़ा सा उलझा हुआ है, लेकिन आपको इसकी समझ तो बनानी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास अगर आप इस पर लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में लोक यानी मत का बड़ा महत्व होता है, लोक मत का होता है। और अगर सरकार बनानी हो तो आपको 50% से अधिक का मत हमेशा चाहिए होता है। सरकार बनानी है तो क्या करना पड़ेगा आपको? 50% से हमेशा ऊपर का आपको वोट चाहिए होगा। ठीक है, तो अगर समाज में सपोज करिए 100 लोग रह रहे हैं और आपको सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए? कम से कम 51 लोग चाहिए, तब आप सरकार बना लेंगे भारतीय लोकतंत्र में। तो जब सरकार बनाने के लिए 100 में से केवल 51 का गोल हो, तब ऐसे लोकतंत्र को हम गणनात्मक लोकतंत्र कहते हैं। गणनात्मक, गणनात्मक समझ रहे हो? जहाँ केवल संख्या को महत्व दिया जाता है गणना करते हुए, इसे हम क्वांटिटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, है? तो भारत के लोकतंत्र लगातार कैसा तंत्र बना है? गणनात्मक लोकतंत्र, गणनात्मक लोकतंत्र बना है, जहाँ केवल किसी तरीके से 51% लाने पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो जाति का आधार क्या है? एक मत है। एक जाति के सदस्य हमेशा किसी भी बात पर एक जल्दी राय बना लेते हैं। तो जाति के पास क्या चीज है? एक मत। और उसमें से हमें क्या चाहिए? बहुमत। यानी अगर हम ये 50 से 51% चाहें तो हम कहाँ से ले सकते हैं? संभावना पूरी पूरी है कि जाति के लोग हमें दे दें, क्योंकि जाति के आधार पर भावनात्मक अपील की जा सकती है। यानी जाति का एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हो जाए और वो अपील करे कि आप मुझे वोट दें। भावनात्मक अपील, भावनात्मक शब्द क्यों प्रयोग किया गया उसका मतलब भी समझ लें। क्योंकि वो व्यक्ति ये बताएगा, जो अपील करेगा, वो अपने लोगों को ये कहेगा कि देखो दूसरी जाति के लोग आ जाएंगे तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप मुझे वोट दो। दूसरी जातियों ने हमारा शोषण किया है सालों साल, इसलिए आप हमें वोट दो। दूसरी जातियों को सबक सिखाना है, इसलिए आप हमें वोट दो। ये सारी चीजें लिखनी है।
ठीक है। तो इतिहास के उदाहरण देगा, शोषण के उदाहरण देगा, और आगे आने वाले लाभ के उदाहरण देगा, लालच देगा आप, ठीक है। और इन लालचों के लिए स्लोगन आपको लिखने हैं, ठीक है। और ये स्लोगन बाकायदा भारतीय राजनीति में बहुत यूज हुए हैं। जैसे अगर हम बहुजन पार्टियों को देखें, पूरा नाम बहुजन समाज पार्टी लिखना है ना। बहुजन नेताओं को देखें या हरिजन नेताओं को देखें, तो उनकी एक अपील आपको यहाँ लिखनी है। हरिजन नेताओं की क्या अपील लिखनी है, लिखिएगा। कमल तराजू और तलवार, कमल तराजू कमल नहीं होगा, ये कलम होगा। कलम तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इनको मारो जूते चार। यानी हरिजन वर्ग सदियों से पीड़ित रहा, ठीक है, और आज उसे मौका मिला है एकजुट होकर, जैसे मैंने कहा ना, एकजुट होकर बदला लेने का। कैसे? लोकतंत्र में सरकार बनाकर। तो अपील क्या कर रहा है, इनको मारो जूते चार। इनको कमल माने कलम माने ब्राह्मण हुआ, तराजू माने वैश्य हो गया, तलवार माने क्षत्रिय हो गया। तो डायरेक्ट तो नहीं कुछ कहा, लेकिन संबल संकेतों का प्रयोग करते हुए ये अपील की गई। तो जाहिर सी बात है कि इस पार्टी के या इस वर्ग के लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने, अपनी जाति के लोगों को दूसरे के खिलाफ जो उनका अतीत है उसके आधार पर एकजुट किया, ठीक है। ऐसे ही वेस्ट यूपी में आप देखेंगे, चौधरी चरण सिंह के समय एक कंसेप्ट चलती थी, अजागर। ये लिखेंगे आप, अजागर, साफ साफ ये लिखिएगा, अजागर। अजागर का मतलब अहीर, अहीर यानी यादव, जा फॉर जाट, गा फॉर गुर्जर, रा फॉर राजपूत। यानी इन चारों जातियों ने आपस में एकजुट होने की बात कही, अजागर। यानी ये सब देख रहे हैं आप, ये मध्यवर्गीय, ये ना तो दलित है, ना ब्राह्मण, ना उच्च जातियां हैं, बल्कि ये मध्यवर्ती जातियां। इन मध्यवर्ती जातियों ने अपना गठबंधन करके सरकार बनाई, सत्ता प्राप्ति की, ठीक। ऐसे ही बिहार वाले क्षेत्र में एक कहावत चलती थी, और वो थी, भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो। ये लिखना है आपको। भूरा बाल का मतलब भू से बना भूमिहार, रा से बना भूमिहार, रा से बना राजपूत, बा से बना ब्राह्मण, ला से बना लाला, ठीक है। तो बिहार की पिछड़ी जातियों के नेताओं ने अपनी जातियों को, जाति के लोगों को एक झंडे के नीचे लाने के लिए इस तरह के कंसेप्ट और नारे प्रयोग किए हैं, नारे प्रयोग किए, स्लोगन बनाए, चुनावी स्लोगन जितने भी आपने लिखे हैं ये सब चुनावी स्लोगन हैं, जो विभिन्न चुनावों में नारे के रूप में प्रयोग हुए हैं। और नाम नहीं लिखना है किन नेताओं ने प्रयोग किए हैं, लेकिन उनकी जाति को सिंबल करते हुए आप लिख सकते हो। और ये देश के बहुत प्रसिद्ध नेता रहे, नाम हम नहीं बोल सकते, जरूरत नहीं बोलने की। उन लोगों ने अपनी वोट बैंक की राजनीति को इकट्ठा किया, बनाया, और इस तरह के स्लोगन यूज किए। तो ये उदाहरण है कि किस तरह से जाति के आधार पर भावनात्मक अपीलें की जा करके, है ना, लोग लोकतंत्र में अपनी सरकारें बना लेते हैं, ठीक है। एक उदाहरण तो ये है कि जाति ने कैसे राजनीति में प्रवेश किया, लोकतंत्र में प्रवेश किया, ठीक है। तो सब कुछ नोट किया होगा आप लोगों ने, नहीं किया तो पूछ लेना आप, इसमें से कुछ छूटा है। अजागर, भूरा बाल साफ करो, कमल तराजू और तलवार, कलम तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ठीक है। ये राजनीतिक नारे हैं जो हमें भारतीय राजनीति में वोट बैंक के लिए दिखते रहे हैं।
ठीक। इसके बाद हम देखें दूसरा ऐसा मौका जहां पर ये चीज दिखाई देती है कि कैसे जाति ने राजनीति को या लोकतंत्र को प्रभावित किया। ठीक है, चलिए। तो भारत कैसा राज्य है? आप जानते हो लोक कल्याणकारी राज्य है ना, जहां कल्याण या हित के नाम पर क्या किया जाता है, लोगों को विभिन्न प्रकार से लाभ पहुंचाए जाते हैं। जैसे एक लाभ है भारत में आरक्षण, कि जो जातियां या समूह पिछड़े रहे हैं उनके उत्थान के लिए भारतीय संविधान ने क्या दिया, उनको उत्थान के लिए एक आरक्षण शब्द दिया गया। अच्छी चीज थी, अच्छी व्यवस्था थी। किसी भी समाज के पिछड़े लोग जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। ये अच्छी चीज थी। लेकिन आरक्षण का बंटवारा जिस तरीके से हुआ, वहां जाति ने अपनी भूमिका दिखाई, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा कि जाति क्या एक तरह से एक मत इकट्ठा करती है, बहुमत इकट्ठे करती है। तो अगर किसी नेताजी को, लीडर को वोट चाहिए, तो उस पर दबाव किस चीज का होगा कि वो उस जाति के लोगों को आरक्षण दिलाए, मिल गया है तो बढ़ाए, बढ़ गया है तो प्रमोशन में दिलवाए। ये तीन चीजों की उम्मीद वो अपने नेताओं से करते हैं। जो नेता ये तीन काम कर देगा वो, उसे वो अपना वोट दे देंगे। ठीक है, यानी जाति क्या करती है यहाँ पर, प्रेशर ग्रुप की भूमिका निभाती है, दबाव समूह। और आप इसका उदाहरण देंगे जाट आरक्षण और गुर्जर आरक्षण। जाट आरक्षण और गुर्जर आरक्षण, जिस तरह से इन समाज के नेताओं ने, इन समाज के कुछ लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज पर दबाव बनाया कि वो हमें आरक्षण दिलाएं तो हम उनका बदले में चुनावों में समर्थन करेंगे। तो ये केवल एक नाम है, आप बदल भी सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि आप इन्हें ऐसे ही लिखें जैसे सामने आपके, आप इन्हें बदल भी सकते हैं। अगर आपके पास कोई और उदाहरण है तो आप उदाहरण दे सकते हैं इसका। ठीक है, इस बात को पुष्ट करने के लिए आपको दूसरा उदाहरण देना पड़ेगा, जो आपको मैंने अभी चार्ट में दिखाना है ना। तो आप उस चार्ट को क्या देखेंगे, ये बात लिखी